नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और आज का इस कार्यक्रम का विषय है उत्तर और मध्य अंडमान जिले में चल रही विकासात्मक गतिविधियां। विषय से संबंधित जानकारियां देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तर और मध्य अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष श्री सुब्रतो बासु जी को। सुब्रतो जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। सुब्रतो जी, सबसे पहले हम आपके जिले के बारे में जानना चाहेंगे। नॉर्थर्न मिडिल अंडमान एक ऐसा जिला है जो मुझे मेरी दृष्टि से ये लगता है कि भारतवर्ष में सबसे खूबसूरत जगह में बसा है। और इसका पोजीशन ऐसा है, समुद्र के नीले समुद्र के बीच में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखेगी आपको। बहुत से लोग यहाँ में जाकर के इसमें नेटवर्क, रास्ता और ये सब ढूंढते रह जाते हैं कि यहाँ रास्ता नहीं है, नेटवर्क का कमज़ोर है, रास्ता का हालत ख़राब है। लेकिन वहाँ जाके यहाँ कोई नहीं खोजता इसकी खूबसूरती उससे इतर भी कितना है। पर्यावरण संपदा से संपन्न एक जिला है। तो मैं पैदा ही हुआ हूँ और मुझे जिला बहुत ही खूबसूरत लगती है। जी बिल्कुल। सुब्रतो जी, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? जी मैं अध्यक्ष बनने से पहले ही मैं कुछ विज़न लेके लाइफ में चला हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। अब मैं जिला परिषद अध्यक्ष पिछले 3 महीने से हूँ। तो मैंने जो ज़िले में पहले से ही पाया है, यहाँ पे रोज़गार को बढ़ाना होगा, क्योंकि बेसिकली गांव से युवाओं का पलायन को रोकना है। अगर वहाँ शिक्षित लोगों को आपको आपके क्षेत्र में सेवा दिलाना है तो वहाँ में आपको रोज़गार देना है। तो इसके लिए करना क्या है, मेरे पास में एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल में मैंने रखा और सीएस महोदय एलजी साहब ने जिसे सराहा भी जी। इसका इको टूरिज्म सुनते ही हमारा जहन में ये आ जाता है कि समुंदर हो, पानी हो, बालू हो, सी बीच हो। लेकिन हमारा जहन में ये नहीं बैठाया जाता कि टूरिज्म मतलब यहाँ का पर्यावरण हो, यहाँ का पेड़ पौधे हो, यहाँ वन्य प्राणी हो, यहाँ के लोगों की संस्कृति हो, यहाँ एग्रीकल्चर हो। ये हमें नहीं हमारे अंदर नहीं डालते हैं। टूरिज्म के मतलब में एक समुंदर को ही ये रखा है। और आजकल टूरिज्म में सबसे घातक ये है, हर बीच में आपको समुंदर के किनारे आपको एक बोर्ड मिल जाएगा या नाली खरे पानी के किनारे में कि मगरमच्छ से सावधान रहें। इसीलिए हमने ये किया है कि मगरमच्छ को भी हम टूरिस्ट को दिखा सकते हैं, उससे खाली डरना नहीं है। अगर समुंदर का बीच ही देखना है, वो गोवा में जा सकता है, वो केरल में जा सकता है, वो और कहीं भी जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे बीचेस हैं, कैम्बल बे में है, सारे जगह में है। लेकिन हम हर जिले में कोई टूरिस्ट को ये कि वो ठेका लेके रखा है कि हम बीच को ही दिखाएंगे, समुद्र की दिखाएंगे। तो टूरिस्ट एक ही चीज़ कितने बार देखेंगे? हैवलॉक जाते हैं तो सी बीच देखते हैं। तो हमने नॉर्थ मिडिल के लिए ये सोचा है कि यहाँ की इकोलॉजी को दिखाएंगे। यहाँ में बहुत से पेड़ ऐसे हैं, जैसे पैडॉक का पेड़ आपको मुख्य भूमि में कहीं नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे पेमा का पेड़ है जो स्टेट ट्री है हमारे, और ऐसे बहुत सारी ट्रीज है, नेचुरल वेजिटेशंस है जो हम दिखा सकते हैं कि टूरिस्ट को देखो हमारा ये पेड़ है और इसका ये विशेषता है। ये पेड़ पैडॉक पेड़ है जो इसकी लकड़ी का 200 साल का वारंटी रहता है और ये पेड़ से हमें यहाँ मिलता है। तो इसके बारे में हम कोई नहीं बताता है। तो इसीलिए टूरिस्ट को भी कभी पर्यावरण के प्रति हम आकृष्ट करने का कोशिश नहीं किया है। उसके बाद आता है आपका कोरल्स। देखिए नॉर्थ मिडिल अंडमान की अंडमान निकोबार आइलैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा है। वहाँ में ऐसे बहुत ही कीमती कोरल्स है जो कोरल्स को भी हम दिखा सकते हैं ग्लास बोट के माध्यम से या वहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। दूसरी है इको टूरिज्म में आपको एग्रीकल्चर को जोड़ना पड़ेगा कि हम वहाँ आजकल सारा जगह केमिकल से उगाई हुई सब्जियाँ, केमिकल से बनी हुई सारी चीज़ें लोग खा खा के बीमार पड़ रहे हैं और लोगों का आयु कम होता जा रहा है। तो हम लोगों ने ये किया है कि हम गांव में जो है होम स्टे जैसा एक ये चलाए ताकि गरीब इंसान को और टूरिज्म का फ़ायदा मिले। अपने छोटे से घर में टूरिस्ट के लिए छोटा सा एक कमरा बनाए और वो जो खाएंगे टूरिस्ट वही खाए। वो बशर्ते एडमिनिस्ट्रेशन उसको रजिस्ट्रेशन कराए कि हमारा होम स्टे का बिजनेस है ये, और वो एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक खिलाए। अपने खेतों से सब्जी, घर से मुर्गी का अंडा, मुर्गी हो जो भी हो, अपने फार्म फ्रेश खिलाए। तो ये अगर हम शुरू करेंगे
इको टूरिज्म के नाम से। जी। तो जाके वहाँ के लोग घर बैठे इनकम करेंगे। जी। जैसे हैवलॉक एक समय में ऐसा था, वहाँ से पलायन होती थी। जब से ये टूरिज्म हैवलॉक की ओर गया, फॉरेन से लोग टूरिस्ट आते हैं। जब तक ये दर्जे में हम लोग अपने नॉर्थन मिडिल अंडमान को हम लोग जब तभी ला सकते हैं जब इसको इको टूरिज्म हम लोग वहाँ तैयार कर सकते हैं। जी। आपके जिले में पर्यटन स्थल कितने हैं? हाँ, हमारे पर्यटन तो बाराटन से ही शुरू हो जाती है। आपके घुसते साथ ही पर्यटन स्थल, मतलब मंदिर में आप प्रवेश द्वार में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे बाराटन का आप लाइमस्टोन केव लीजिए, बाराटन का समुद्र सी बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है बाराटन में। फिर आप वहाँ से आगे जाके कदमतला से आप एक वो जो क्रीक है, कदमतला और बाराटन आइलैंड के बीच में जो क्रीक है, हाउस बोट के लिए अंडमान में इससे बेहतर खूबसूरत लोकेशन नहीं मिल सकता है। वहाँ से सीधे लॉन्ग आइलैंड लालाजी पे आप डाइवर्ट हो सकते हैं। वहाँ से फिर आप रंगत आमकुंज, फिर आगे बढ़ जाए करमाटंग बाराटंग, जो कि आपका बीच टूरिज्म जो है समुंदर का टूरिज्म है। वहाँ फिर वहाँ से आप डिगलीपुर जाएंगे, रामनगर है, पश्चिम सागर है, उसके बाद आगे जाए कालीपुर बीच है, फिर रोशन स्मिथ है। ये जो समुंदर के घिरे हुए मतलब डेस्टिनेशंस हैं। तो हम नए डेस्टिनेशंस को अगर बनाना चाहेंगे तो आपका शेडल पीक है, सबसे ऊंची पहाड़ है, उसको हम टूरिज्म के लिए जंगल ट्रैकिंग के लिए हम ये कर सकते हैं। फिर आपका नींबूतला पंचवटी का जो पहाड़ है, वह सनराइज देखने के लिए उसके ऊपर जाके हम लोग एक डेस्टिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह बर्ड वॉचिंग, जंगल ट्रैकिंग, जो हम शहरों से लोग आ रहा है, टूरिस्ट अधिकतर जो पैसा वही खर्च करते हैं जिसके जेब में पैसा है, और शहरी लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं। और शहरी लोग ही आते हैं घूमने के लिए, जब वहाँ वो फिर वही ईंट कंकड़ देख करके वो चला जाता है, उसको हम लोग नया कुछ दिखाते ही नहीं है। जंगल ट्रैकिंग है, वहाँ जाके पक्षियों को दिखाना, जंगल में जाके जंगली जीव को दिखाना, और उसके बारे में खाली दिखाना ही नहीं है, उसके बारे में सटीक ज्ञान उस तक देना है, ताकि उसका जो पैसा अगर 15 दिन का टूर वो आए हैं, उसको भी लगे कि हम कुछ सीख कर, देख कर नहीं, कुछ सीख कर भी आए अंडमान जाके। तो लोगों को ऐसे एहसास कराना होगा, तभी जाके ये टूरिज्म डेस्टिनेशन सही मायने में डेस्टिनेशन बनेगा। बिल्कुल सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ाद हिंद सेतु के निर्माण के बाद क्या कुछ बदलाव आया है आपके ज़िले में? बदलाव तो बहुत ज़्यादा ही है। तो सेतु का निर्माण के बाद में लोगों के समय बच रहे हैं, और अंडमान में पहला एक देखने वाली एक सेतु भी है कि पानी के ऊपर से इतनी बड़ी सेतु बने हैं। हालांकि मुख्य भूमि में बहुत जगह हो सकता है, लेकिन ये अंडमान के लिए बिल्कुल नया है। और दोनों आप उस सेतु के ऊपर जाके खड़े होकर आप देखेंगे, हालांकि हम अंडमान वाले हैं, हम लोगों को उतना खूबसूरती दिखेंगे नहीं। वहाँ पे जाके वो चारों ओर जो मैंग्रोव्स ऐसे जैसे कोई हरा चादर डाल के रखे है चारों ओर साइड में, वो मैंग्रोव्स की खूबसूरती देखिएगा। टूरिस्ट को वहाँ 2 मिनट खड़ा करके अगर हम उसको दिखाएं कि देखिए ये मैंग्रोव्स, बहुत दिन को मैंग्रोव्स मैंने पता ही नहीं मैंग्रोव्स असली में है क्या। फॉरेस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा टूरिज्म में, वो जंगल को लोगों को दिखाना है। जितना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, 90% टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको जंगल में ही मिलेगा। वो बर्ड वॉचिंग हो या एनिमल्स का हो, कोरल्स का हो, सी का हो, जो भी देखिए वो फॉरेस्ट लैंड पे ही है। और वहाँ आपको डेवलपमेंट करना है तो फॉरेस्ट से अनुमति लेना हो, बशर्ते फॉरेस्ट ही डेवलप करें। हमको तो अंडमान में रेवेन्यू चाहिए, वो फॉरेस्ट के माध्यम से आए या PWD के माध्यम से आए। तो वहाँ के लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब हम इसको, ये बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गांठ है, वो गांठ को खोलना पड़ेगा, और इसको एक धागा को, एक बिना गांठ का धागा को हमको निर्माण करना पड़ेगा। जी सर। ग्रामीण विकास विभाग इस जिले की विकास की समग्रता के लिए क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग जो है 2 डायनामिक हस्तियां वहाँ बैठी है। हालांकि हम लोगों को उतना सोचना नहीं पड़ता है। हमारे सेक्रेटरी RD वेदिता मैडम जी और डायरेक्टर हमारे आदित्य अस्थाना जी, दोनों का डबल इंजन है, और ये डबल इंजन बिल्कुल सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं ग्रामीण विकास को। हालांकि पहली बार मुझे लग रहा है, हालांकि मैं PRI नहीं था, हो सकता है इससे पहले हुआ हो, लेकिन एक सही दिशा में सड़कें हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है। पहले सब कुछ अलग अलग हुआ करता था, रास्ते अलग जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर अलग जा रहे हैं, तो फिशरीज अलग जा रहे हैं। तो एक बार मुझे लगा कि सब कुछ को एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक धागा में बांध के आगे चल रहे हैं, तो शुरुआत बहुत अच्छी है। जी।
सरकारी योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जिले में किस तरह से ये क्रियान्वित हो रही हैं? देखिए, आज के समय में सरकारी योजनाओं का भरमार है जी। सभी लोग कोई ना कोई योजना के दायरे में हैं और कितने गिनाएं, इसके लिए अलग एक कार्यक्रम करने से शायद अच्छा है। जो साउथ अंडमान में जो सब योजनाएं मिल रही है वहाँ नॉर्थ मिडिल में बिल्कुल मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी का सपना है सब तक विकास पहुँचे, तो पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की क्या स्थिति है? अब इस कोरोना काल के बाद ये बहुत अच्छी स्थिति में अब शुरू है। 2 फेज में करके इनको जैसे भी सेपरेट करके शुरू किया है, बहुत ही अच्छे से जा रहा है। अधिकतर काम टेंडर हो गया, कुछ काम टेंडर होना बाकी है, कुछ प्रोसेस में है। तो मेरे जिले में अधिकतर रोड ग्राम जो भी है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उसका विकास हो रहा है। तो अभी बरसात है, बरसात के बाद भी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। सुब्रतो जी, स्वच्छ भारत अभियान हर क्षेत्र में सफल हो रहा है, तो हम आपके जिले में किस तरह से ये सफल हो रहा है इस बारे में जरा बताइएगा। जी, सबसे प्यारा योजना है मोदी जी का स्वच्छ भारत, क्योंकि मोदी जी आने से पहले से ही हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो स्वच्छता के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था। तो हम लोगों को इतना बड़े आकार में मालूम नहीं था कि गंदगी फैल कहाँ से रही है। तो मोदी जी ने सबके आंख खोल दिया और भारत का सबसे ज्यादा सक्सेस योजना है स्वच्छ भारत मिशन। तो पहले जो गंदगी थी और जो डायरिया वगैरह हैजा वगैरह, वो हालांकि लोग खुले में शौच करते थे, इसका वजह से गांव ही सबसे अस्वच्छ था। शहर हालांकि इसके वो दायरे में नहीं आती थी, और गांव जब उगा रहा था तो उसका ऊपर में इसका एक खराब प्रभाव पड़ रहा था। स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद में, हर घर में शौचालय बनने का बाद में, अभी ये बहुत ही एक पॉजिटिव माहौल सारे जगह बना है। लोगों को ये कभी सोचना नहीं पड़ रहा है कि उसका दूसरा कदम कोई गंदगी के ऊपर पड़े, कि वो लोगों का एक निश्चय है, मतलब वो बहुत सेटिस्फाइड है लोग कि मैंने अगर कदम उठाया है तो कोई गंदगी के ऊपर नहीं पड़ेगी। वो मोदी जी की सेना है, वो उसको पहले से साफ करके रखेगी। जी। सुब्रतो जी, पानी की समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित कराने की आपकी क्या योजनाएं हैं गर्मियों के दौरान आगे चलकर? जी, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में मेरे ख्याल से पानी की समस्या होना नहीं चाहिए। हालांकि पोर्ट ब्लेयर में बहुत ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे समस्या है, लेकिन नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में ऐसा नहीं है। हम लोग लोकल सोर्सेस को भी काफ़ी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काफ़ी यूज़ करते हैं। मेरे अपने गांव में 4-5 लोकल सोर्सेस को भी पाइप के माध्यम से लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और डिगलीपुर से शुरू करें तो डिगलीपुर की पेयजल की कोई समस्या नहीं है, और कालपोंग जो एक माता के रूप में सबका प्यास बुझाती रही है। और मैंने इस बार बहुत हार्ड टाइम में भी मैं भी डिगलीपुर का दौरा किया तो देखा पेयजल का समस्या वहाँ नहीं है। और थोड़ा आगे जैसे बढ़ते गए, थोड़ा सा समस्या 12 टन तक आते आते थोड़ा समस्या थोड़ी बहुत हुई है। काफ़ी एक बार 2-2.5 महीना काफ़ी धूप भी ये हो गया। स्टॉक में कहाँ कमियां हैं वो थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और मुख्य समस्या ये है कि ये पेयजल का, और खास करके खाली पेयजल ही नहीं, पानी की जो समस्या है सारे विषय को, पेयजल की हम लोग तो थोड़े से पानी, पीने का पानी तो बहुत कम मात्रा में ही मिलते, बाकी हमारे कामों के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितने भी डैम बने थे वो डैम एक्चुअली 30-40 सालों में वो डीशेल्डिंग हुआ नहीं, मतलब उसका सफाई हुआ नहीं। तो सफाई ना होने के कारण मोर देन 50% डैम भर गया। पहले का जो आकलन था पेपर में वही है, लेकिन पानी उसमें उतना नहीं है। तो उसका ऐसे जगह में डैम निर्माण हुआ है कि वो जगह आप डीशेल्डिंग करने का बहुत समस्या है। अब कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो पूर्ण रूप से डीशेल्डिंग नहीं होगा। और दूसरी है, जितने ये एमआई पॉन्ड है जो इरिगेशन के लिए जो तालाबे खोद रखे थे किसान के खेती में, वो भी सही महीने में अभी तक डीशेल्डिंग हुआ नहीं, जो खुद से कराए हैं कुछ लोग अपने से। तो इसीलिए मैं मेरे अध्यक्ष बनते साथ ही मैं इसीलिए वेदिता रेड्डी मैडम का मैंने शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा इस मंच से कि उन्होंने उनके सामने मैंने ये समस्या रखा कि जितना पॉन्ड्स है, हम लोग नए पॉन्ड खोदने से अच्छा पुराने जितने पॉन्ड हैं हम लोग
मनरेगा के तहत लेकर के उसको फिर से डीशेल्डिंग करने की आवश्यकता है। उसे फिर से नए आकार देने से हमारा आने वाला पानी का जो समस्या है तो बहुत हद तक समाधान हो सकती है। जी, बेरोजगारी की समस्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके ज़िले में किस तरह से रोजगार उत्पन्न करने की कोई योजनाएं बना रहे हैं आप? जी, अंडमान में मुख्यतः रोजगार आपको देना है तो दो ही क्षेत्र हैं, एक टूरिज्म, दूसरा फिशरीज। और बाकी जितना क्षेत्र है वो आपका वो मोटा मोटी वो समस्या को कभी ये नहीं कर सकता है, उसको युवाओं को ये आपका बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। आपका मैं टूरिज्म का मैं काफ़ी हद तक बता ही दिया हूँ कि वो जो इको टूरिज्म के माध्यम से हर घर तक टूरिस्ट को पहुँचाना है, ये उसमें चारों ओर से सभी का बेनिफिट है। घर बैठे बैठे मतलब जो बूढ़ी माँ है वो भी अपना जो घर का फल है जो कल तक हम लोग फेंक रहे थे, जो चिड़िया खा रहे थे या सड़ रहा था, उसका भी मूल्य उनको मिल जाए। और वो घर बैठे जो कॉलेज पढ़ के आया हो जो बेटा है वो भी 2 टूरिस्ट को लेकर के घुमा के अपना रोजगार कर सकता है या गाड़ी रख के घुमा सकता है। तो ये इको टूरिज्म से हम लोग टूरिस्ट को, इको टूरिज्म का मतलब है टूरिस्ट को समुद्र किनारे किनारे ना घुमा के टूरिस्ट को गांव के अंदर अंदर घुमाना है। तो एक तब वो टूरिस्ट जो पैसा वहां पे लेकर गए उसमें बहुत हद तक रोजगार समाप्त होगी। दूसरा है आपका फिशरीज। तो हमको क्या करना है, यहाँ में जो है, यहाँ में है क्या, पेड़ है, समुंदर है, और समुंदर और पेड़ को हम लोग तो नुकसान नहीं कर सकते पर्यावरण को, तो उसको काट के बेच नहीं सकते या उस समुंदर के प्रोडक्ट को उठा के हम लोग बेच नहीं सकते। तो हमें करना क्या होगा, तो फिशरीज एक सेक्टर ऐसा बचता है। समुंदर में यहाँ में टोना मछली, इतना टोना फिश इतनी मात्रा में है, इसे डीप वाटर फिशिंग ना के बराबर है, 0 है अंडमान में। और मैं जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के वहाँ गया था, उनसे बात हुई तो मैं काफ़ी खुश हूँ। सच में मुझे ऐसे एक एडमिनिस्ट्रेशन मिला, उनके अंदर में काम करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। उन्होंने फिशरीज के ऊपर में तो, और चीफ सेक्रेटरी सर ने तो खुद बेड़ा उठा के खुद ही नहीं रखा है। मुझे पता नहीं था, मैं बनने के बाद में मैं गया तो देखा हो तो आधे से ज़्यादा काम उन्होंने कर रखे हैं कि आप जब तक समुंदर में भेजेंगे नहीं। अंडमान का जो फिशरमैन है, खास करके आपको यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये डीप वाटर फिशिंग होता क्यों नहीं है। यहाँ के बेसिकली तेलुगु जो भाई हैं वो फिशिंग करते हैं अंडमान में, तो वो भी फिशिंग करते हैं अंडमान में। समुद्र में 1 हफ्ते से ज्यादा रहने वाले लोग अंडमान में नहीं है फिशरमैन। और बंगाली जो फिशरमैन है, इन लोग सुबह जाके शाम को आने वाले फिशरमैनों में ज्यादा है। ये मीठे पानी के अंतर्गत नदी नाले के में फिशिंग करने वाले लोग हैं। तो डीप वाटर फिशिंग में गहरे समुद्र में सर्वाइव करना, वहां जाके वो बड़े बड़े लहरों से लड़के मछली को पकड़ के लाना, तो अब तक इनके अंदर वो ट्रेनिंग नहीं गई है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध था कि हम लोग जिला के माध्यम से हम लोग जैसे सब्सिडी दे रहे हैं फिशिंग बोट के लिए, उसी तरह 1 साल का ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे। जो डीप वाटर फिशिंग, जो बड़े लहरों से लड़के मछलियों को पकड़ के समुद्र के गोद से छीन कर लाना है, वो कला सिखाने के लिए समुद्र में महीना महीना रहना, कैसे वहाँ में रहा जाता है, उसमें महारत हासिल कराने के लिए, उसमें जैसे एक नौकरी करता वाला इंसान जैसा समुद्र में रहता है, उसी तरह एक फिशरमैन को रेडी करने के लिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने गुहार लगाए। इसी से आपका बेरोजगारी जा सकती है। जी, ग्राम पर्यटन विकसित करने के लिए क्या किया जा रहा है? ग्राम पर्यटन विकसित करने के लिए आपको तो गाँव आपका पहले साफ सुथरा होना है, क्योंकि आपके घर में कोई मेहमान बुलाते हैं तो उस दिन आप घर का थोड़ा सा अलग से, रोज तो करते हैं सफाई, उस दिन अलग से थोड़ा सफाई हम लोग करते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद में फिर मेहमान आएंगे, फिर मेहमान को हम लोग खातिरदारी करते हैं, खाना परोसते हैं, तभी वो नाराज ना हो, हर तरह का ध्यान रखते हैं। तो हमें अगर टूरिस्ट को गांव में लेकर के जाना है तो पहले साफ सफाई करके और उस तरह सा एक माहौल बनाना पड़ेगा, हर ग्राम पंचायत को जोड़ना पड़ेगा टूरिज्म से। ये तभी संभव है जब मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इको टूरिज्म जब आएगा। बिल्कुल। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपके जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह के उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हमारे एज पर पॉपुलेशन हमारे एरिया में हर क्षेत्रों में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये सब तो अवेलेबल है, प्लस जो PSC CSC है। अभी काफ़ी सारे मशीनरी की जो समस्या थी वो अधिकतर सुलझ गई है और समस्या दूर होने लगा है, और उसका बैकअप देने के लिए जीवी पंत बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। तो स्वास्थ्य से उतना समस्या तो लोगों के होनी नहीं चाहिए, और बाकी उससे बड़ा जो बीमारी है उनका बेड़ा मोदी जी ने उठा रखा है,
उनको मुख्य भूमि में मुफ्त में अपना ट्रीटमेंट देने के लिए। तो सभी स्वस्थ रहने के लिए खाली मेडिकल के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है, क्योंकि हम मेडिकल ना जाए कि अस्पताल की कतार में हम लोग खड़े ना हो, उसके लिए हम लोगों को पहल करनी पड़ेगी। हम लोगों को व्यायाम करना पड़ेगा, स्वच्छ भोजन लेना पड़ेगा, खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्वच्छ रहना पड़ेगा और नियम को मान के चलना पड़ेगा, समय से जागना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, तभी जाके हम मेडिकल के कतार से बाहर आ सकते हैं। ना कि हम खुद बीमार करके बहुत सारे केमिकल्स खा के, बहुत सारा हम लोग शराब पी के फिर हम मेडिकल में कतार में खड़ा हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर को गाली देने लगे। ये स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले अपने स्वास्थ्य को हम ठीक करें ताकि मेडिकल का दरवाजे जाने की जरूरत ही न पड़े। जी, अब अंत में मैं आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूंगी। जी, मेरी कोशिश तो यही है, अब तो सफर शुरू हुआ है, मंजिल अभी थोड़ा दूर है। सबको लगता है कि जिला अध्यक्ष बन गया तो उनका वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी का वो चीफ बन के बैठ गया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उनको कंस्ट्रक्शन ही करना है। हमको यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों का जो व्यक्तिगत जो विकास है उसको देखना है कि वहाँ के लोग, जी मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ कि शहरी लोगों से और गांव के लोगों से, इनमें फ्लुएंसी के इसमें बहुत सारा अंतर है। एक शहरी बच्चा को अब देखिए, वो जिस चटपटाहट से बात करता है और जितना नॉलेज में वो ये करता है, उतना नॉलेज अगर गांव के बच्चे रखता भी है तो वो बोल नहीं पाता, उसका प्रेजेंटेशन उतना ये नहीं है। इसका एक ही कारण है, शिक्षा व्यवस्था में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो हो नहीं रहा है। गांव के बच्चों का या गांव के लोगों का वो मायने में विकास नहीं हो रहा है। इन लोग इसीलिए तो शहरी लोग पॉलिटिकल लीडर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन गांव के लोग पॉलिटिकल लीडर डिपेंडेंट हैं। वो एक नर्स से, एक पुलिस कांस्टेबल से बात करना चाहेगा तो भी एक नेता को ढूंढता है पहले बाजार आके कि एक नेता का पास चले, वो कांस्टेबल को ढूंढना है, क्योंकि उसके पास में वो प्रेजेंटेशन देने का ही ताकत नहीं है। उसके पास में यही नहीं है कि वो डरता है, वो ये करता है, उसका कमी वो प्रेजेंटेशन का है। तो मेरा ख्याल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोग्राम के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि हमारे स्कूल में कम से कम इसका एक प्रक्रिया शुरू करें कि बच्चे कम से अपना प्रेजेंटेशन को दे सकें। वो जो जानता है उसका ज्ञान को अपने दूसरे के सामने रखने की जो क्षमता है, उसका ज्ञान का बढ़ाने के साथ साथ ज्ञान को बांटने का क्षमता भी बढ़ाए। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप किस तरह के संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप निराशाजनक जो परिस्थिति है उससे दूर रहें। देखिए, करंट 24 घंटा अगर आप दे दिया, उसमें से आधा घंटा चला गया तो वो बोला यार ये करंट का बहुत समस्या है। पानी अगर 2 दिन में मिल रहा था, वो दिन कभी 1 दिन कम आया, तो वो जो निराशाजनक, हालांकि उनको जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में एक निराशा वो फैलाती रहेगी। तो एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। देखिए, सब मिलके चलिए हमारा जिले को बनाए। जी, तो सुब्रत जी, आप इस कार्यक्रम में आए और विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से सुब्रत जी ने अपने विचार जो है साझा किया हमारे साथ। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।